औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वाज़ह हक़। मैं हूँ आपका मेज़बान इमरान नासिर। आज हम जिस मौजू पे बात करना चाह रहे हैं कि रियासत पाकिस्तान का एक सबसे अहम सतून जो है वो है पाकिस्तान का निज़ाम अदल। निज़ाम अदल दो हिस्सों पर बेस करता है, बार और बेंच, यानी कि जजेस और वकला। गुज़िश्ता चंद दिनों के अंदर, गुज़िश्ता चंद हफ़्तों के अंदर जो सूरत हाल पाकिस्तान में डेवलप हुई है, वो दो तरह की सूरत हाल है। नंबर एक, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जजेस की तकसीम नज़र आ रही है, और उसमें सबसे अहम मामला जो जिन पर चीज़ें आगे बढ़ी, जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक नोटिस दिया था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो तरक्याती फ़ंड्स जारी किए हैं, उस पे उन्होंने नोटिस जारी किया, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस की सरबराही में एक 5 रुकनी बेंच बना। और उस बेंच ने जब इसकी समाअत की और जब हुकूमत की तरफ से जवाब आया, तो उस जवाब के बाद चीफ जस्टिस साहब ने उस केस का फ़ैसला सुनाते हुए काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब पर ये पाबंदी आयद कर दी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मामलात के ऊपर आप केसेस की समाअत नहीं करेंगे, क्योंकि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा पर्सनल कैपेसिटी में वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर चुके हैं। काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने इसके ऊपर अपना इख्तिलाफ़ी नोट लिखा, और उसके बाद उनके 1-2 कुछ रिमार्क्स जो थे, दलाइल अपने ही पिटीशन के दौरान सामने आए, और उन्होंने एक ऐसा रिमार्क्स भी पास किया जो उनकी ज़ाती राय हो सकती है। और वो रिमार्क ये था कि हम पाकिस्तान में नहीं रह रहे, लगता है कि हम एक गटर के अंदर रह रहे हैं। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि एक पाकिस्तान की सुपीरियर जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, उसका एक मुअज़्ज़ज़ जज ऐसी बात कहे, तो क्या उनको ये बात कहनी चाहिए, और क्या कॉन्स्टिट्यूशनली और कानूनी तौर पे इसके इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं? दूसरा मामला जो शुरू हुआ वो इस्लामाबाद के अंदर वकला के वो चैम्बर्स जो सीडीए ने गिराए, जो कि फुटबॉल ग्राउंड्स पर तमीर किए गए थे, उसके खिलाफ वकला ने एहतजाज किया, और एहतजाज के दौरान वकला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले गए और वहाँ तोड़-फोड़ की। चीफ जस्टिस अतर मिनिल्ला को उन्होंने यरगमाल रखा और मामलात आगे चलते गए। इसी ज़िम्मन में सुप्रीम कोर्ट के अंदर गुज़िश्ता दिनों एक जो था, एक दरख़्वास्त दायर की गई वकला की तरफ से, जिसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले को ही बरकरार रखा, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये हुक्म जारी किया कि तमाम गैर कानूनी चैम्बर जो फुटबॉल ग्राउंड के ऊपर बनाए गए हैं, उनको गिरा दिया जाए। अब इस वक़्त बार और बेंच के दरमियान, और बेंच के अंदर, यानी जुडिशरी के अंदर जो तकसीम नज़र आ रही, इन मामलात पे हम बात करेंगे आज। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अदनान सईद चौधरी, एडवोकेट, लाहौर हाई कोर्ट। अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब। जी, वालेकुम सलाम। अदनान जी, साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अदनान साहब, पहले तो ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला था काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब पर पाबंदी का, कि वो वज़ीर आज़म से मुतल्लिक़ केसेस नहीं सुन सकते, ये किस हद तक दुरुस्त था? देखिए इमरान, अगर आप उस फ़ैसले की वैलिडिटी को देखें तो प्रो एंड अगेंस्ट दोनों चीज़ें आती हैं। ये एक फ़ैसला नहीं था, इससे पहले एक सीरीज़ ऑफ फैक्ट्स सामने आ रही है। एक तो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब का जो पर्सनल कैपेसिटी में बिहेवियर था, जिसमें उन्होंने पहले एक एप्लीकेशन फ़ाइल की और उसके साथ उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स भी दी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया। लेकिन उसके बावजूद ये बेंच के अंदर बुनियादी तौर पर दो धड़ों की तकसीम का एक इशू है, जो पहले अगर हुआ करते थे तो उसका तरीक़ाकार कुछ और होता था। अगर बेंच के अंदर कोई तकसीम भी हो जाती है, तो उसका तरीक़ाकार ये होता है कि एक फ़ैसला जो एक जज साहब करना चाह रहे हैं और बाकी बेंच के जो मेंबरान हैं वो अदरवाइज़ कोई फ़ैसला करना चाह रहे हैं, तो उसमें मेजॉरिटी राय अलहदा आ जाती है, और अगर कोई डिक्लाइनिंग नोट होता है तो वो एक अलहदा आ जाता है डिसेंडिंग नोट की सूरत में। जबकि इस मर्तबा डिसेंडिंग नोट के बजाय वो फ़ैसला जज साहब को कॉरेस्पॉन्ड ही नहीं किया जाता, और कॉरेस्पॉन्ड ना करने के बाद वो डिसेंडिंग नोट अलहदा से जज साहब थ्रू मीडिया वो प्रोजेक्ट करते हैं। अदनान साहब, क्या जजेस को ऐसा रवैया रखना चाहिए कि वो मीडिया को इस्तेमाल करें? मैं वही तो आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जुडिशरी की अगर मैं इसे डेप्रिसिएशन कहूँ तो ये गलत नहीं होगा। हमारे यहाँ पर जुडिशियल प्रोसेस जो है वो डेप्रिशिएट कर कर रहा है, और उसकी एक्सट्रीम ये है कि आपका सुप्रीम कोर्ट जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है,
उसकी जुडिशरी और जुडिशल ऑफिसर्स जो हैं, उनके इख्तलाफात थ्रू मीडिया ट्रायल लोगों तक पहुँच रहे हैं। जबकि ये आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि इट इज़ फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री रादर कि कभी जुडिशल ऑफिसर्स की और जुडिशरी के जो आपसी इख्तलाफात हैं, वो थ्रू मीडिया अवाम तक पहुँचे। हमेशा जजेस के फैसले बोलते बोलते हैं, जजेस के रिमार्क्स जो हैं वो साइलेंट रहते हैं इस मामले में। लेकिन यहाँ पर जजेस के रिमार्क्स बोल रहे हैं, फैसले तो बाद में आ रहे हैं। तो ये डेप्रिसिएशन ऑफ जुडिशियल प्रोसेस है बुनियादी तौर पर, जिससे हम लोग पूरे कौम एक गुजर रही है और उस कैफियत से हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक प्रोसेस जो मैं अगर कहूँ गलत नहीं होगा कि 2007 के अंदर जब रिस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी की एक मुहिम चली थी, जी, जी, तो इफ्तिखार चौधरी साहब वाली। इफ्तिखार चौधरी साहब वाली, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो पॉजिटिव हुई थी, लेकिन उसी के आफ्टर इफेक्ट्स जो हैं वो हम लोग भुगत रहे हैं। आप इस चीज़ को देखें उसी जुडिशल रिफॉर्म्स की मुहिम के बाद वकला के अंदर इख्तलाफात, जजेस के साथ इख्तलाफात, बेंच के बार के साथ इख्तलाफात बड़े खुल के सामने आए हैं। उसके बाद से बार के अंदर कुछ फोर्सेस ऐसी डेवलप हो गई। आप इस चीज़ को एक दूसरे एंगल से मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। आम तौर पर अगर आप वकला को देखें तो फ़ील होता है कि सभी काले कोट पहने हुए हैं और उसके साथ चल रहा है। लेकिन उस एक सिचुएशन के बाद 2007 के बाद व्हाट आई पर्सनली फ़ील, बार के अंदर फोर्सेस इंटरसी एक दूसरे के सामने आ गईं। वकला जो प्रोफेशनली ब्रीफ के साथ डेली बेसिस पे अदालतों में पेश होने वाले हैं, उनका कैलिबर कुछ और है। एक फोर्स वो जनरेट हुई जिनका काम ही सिर्फ पॉलिटिक्स के अंदर है, वो ब्रीफलेस लॉयर्स हैं। अब उनका काम ये है कि अगर फर्ज करें कोई ब्रीफ है भी है तो उन्होंने बाई हुक और बाई क्रुक उस ब्रीफ का फैसला अपनी मर्जी के मुताबिक लेने के लिए एफर्ट करनी है। अच्छा, अदनान सही साहब, इसके अंदर एक चीज़ देखिएगा कि जब तक मामला सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट तक होते रहे और इस पे आवाज़ें भी उठती रही, बार के अंदर से भी उठती रहीं कि इस मामले को देखना चाहिए और जजेस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और जजेस की रिस्पेक्ट के लिए इक़दामात करने चाहिए। लेकिन जो सुपीरियर जुडिशरी के लोग थे वो इन मामलात के अंदर बार के उन लोगों को सपोर्ट करते रहे जो बाय हुक बाय क्रुक अपने मामलात को चलाना चाहते थे। अब जब बारी ये मामला आज चलते-चलते इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुँचा, जो वुकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर किया और चीफ जस्टिस के चैम्बर के अंदर जाके किया, तो अब उसके ऊपर इतना शोर क्यों? मैं वही आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ ना, बुनियादी तौर पर तो ये उस प्रोसेस के आफ्टर शॉक्स हैं। जब प्रोसेस कोई भी अपनी एक्सट्रीम पे पहुँचता है तो फिर उसके आफ्टर शॉक्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ये उसी प्रोसेस के आफ्टर शॉक्स हमें नज़र आना शुरू हो गए हैं। हम लोगों ने जो फोर्सेस बार के अंदर और जो बेंच के अंदर पेनिट्रेट की थी अपने मतलूबा नताइज हासिल करने के लिए, उन फोर्सेस के आफ्टर शॉक्स अब हम लोगों को नज़र आना शुरू हो गए यानी कि अब वो हैं। निज़ाम में अदल के लिए ख़तरा बन रहे हैं। बुनियादी तौर पर दिस इज़ द डिमाइस ऑफ द सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम इन आवर कंट्री। अच्छा, अदनान सही साहब, जस्टिस काज़ी फ़ाज़िल साहब सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज हैं और रियासत पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है। हमारे लिए तमाम जजेस काबिल एहतराम हैं। कतई नज़र इसके कि उनके क्या मामलात, केसेस के हवाले से हम उन चीज़ों में नहीं जानते। लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट का जज अपनी ही रियासत के मुतालिक एक ऐसा रिमार्क दे, तो इस रिमार्क के ऊपर क्या कोई कानून लागू होता है? क्या ये तौहीन रियासत में नहीं आता? कि उनका जो रिमार्क था कि हम लगता है कि हम गटर में रह रहे हैं, पाकिस्तान में नहीं रह रहे। तो इस चीज़ के ऊपर कि इसकी कानूनी इम्प्लीकेशंस हैं या इसकी कॉन्स्टिट्यूशनली कोई इम्प्लीकेशन है कि काज़ी फ़ाज़िल साहब के ख़िलाफ़ कोई नया केस बन सकता है, उनके ख़िलाफ़ कोई नया मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जा सकता है? देखिए जी, डेफ़िनेटली इस इश्यू के ऊपर मैं बिल्कुल 2 एस्पेक्ट्स के आपके सामने रखता हूँ मामला। एक तरफ तो ये है कि जब उन्होंने रियासत के खिलाफ एक इस तरह का स्टेटमेंट दे दिया बीइंग इन द मोस्ट सेंसिटिव कैपेसिटी ऑफ द स्टेट, कि वो इस वक़्त सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज हैं और वो खुद रियासत के मुतल्लिक ऐसी बात कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ये इश्यू लेना पड़ेगा और लेना चाहिए कि वो इस तरह की स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक और सिचुएशन भी है, देखें दिस इज़ द हार्ड रियलिटी
जो हम लोग फेस कर रहे हैं, उन्होंने इस सिचुएशन से, इस सिस्टम से गुजरने के बाद एक एक्सटेम्पोर एक एक्सप्रेशन दिया। वो एक्सटेम्पोर एक्सप्रेशन जहाँ एक तरफ तो उनकी तरफ से कॉन्टेम्प्ट ऑफ द स्टेट है, दूसरी तरफ से एक और इशू ये है कि हम लोगों को सिस्टम्स को रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है, निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है। इस वक्त हम लोग उस सिस्टम का पार्ट हैं जिसको अगर आज तब्दील नहीं करेंगे तो हमारी नस्लें भी हमारे साथ यही सलूक करेंगी जो जो स्टेटमेंट एब्रुप्टली उनके मुंह से निकल आया। अच्छा अदान सही साहब, जो उसके बाद बार के लेवल पे मसला खड़ा हुआ, इस्लामाबाद में वकला ने फुटबॉल ग्राउंड पे, जो कि एक खेलने का मैदान था, जो उनकी ज़ाती मलकियत नहीं थी, उसके ऊपर चैम्बर्स तामीर किए। उन चैम्बर्स को गिराने के ऊपर वकला एहतजाज करते हैं। ठीक है, एहतजाज करना आपका हक है, लेकिन पीसफुल और लॉफुल। लेकिन क्या ये तरीकाकार दुरुस्त है कि कहीं भी खड़े होकर किसी भी जगह के ऊपर चैम्बर्स तामीर कर लिए जाएँ? देखिए इमरान, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा क्लियर हूँ। इसमें वकला का मैं प्रोटेक्ट नहीं करूँगा जिन दोस्तों ने इस तरह की हरकत की और उन्होंने जाके हाई कोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर गुलगपाड़ा किया। व्हाटएवर दे डिड दैट वाज टोटली रॉन्ग। मैं उसको सपोर्ट नहीं करता हूँ। कोई भी शख्स, वो भले वकील हो, भले वो जज हो, भले दुनिया का कोई भी और शहरी हो, उसको ये हक कतन नहीं है कि वो कानून को किसी भी हवाले से अपनी गिरफ्त में ले। लेकिन दूसरी तरफ एक और सिचुएशन है। वो सिचुएशन ये है कि अगर आप थोड़ा-सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ जाएँ तो हुआ ये कि जो जगह चैम्बर्स की के लिए अलॉट हुई वकला को, उसके ऊपर तामीर हो गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट। वो जगह बुनियादी तौर पर वकला के चैम्बर्स के लिए अलॉट हुई थी जिसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट तामीर हुई। और उसके बाद पिछले 15-20 सालों से जो जगह उन्हें प्रोवाइड की गई वो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर अगर कोई ग्राउंड है तो वो एक अलग बात है। उस जगह के ऊपर उन्हें इजाज़त दी गई कि आपने ये तामीर कर लें, उन्होंने तामीरात कर ली। पिछले 15-20 सालों से वहाँ पर चैम्बर्स बने हुए हैं ऑलरेडी, वकला वहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं। और आप आते हैं ओवरनाइट, आपका माइंड चेंज होता है। सेशंस जज साहब एक ऑर्डर पास करते हैं टू डिमोलिश 2 ऑफ द चैम्बर्स, नो मोर देन दैट। और आप अंडर द गार्ब ऑफ दैट ऑर्डर जाके वहां पर हंड्रेड्स ऑफ चैम्बर्स विदाउट एनी प्रायर नोटिस गिरा देते हैं। एक कानून का बुनियादी नुक्ता ये है कि अगर आपने किसी के खिलाफ कोई भी ऑर्डर पास करना है तो उसको पहले आप शो कॉज का एक मौका ज़रूर देंगे। आप नोटिस सर्व करें, अगर उसने कोई लीगल रेमेडी अडॉप्ट करनी है, उसे मौका दें, वो अडॉप्ट करे। लेकिन आप ओवरनाइट जाते हैं और जाके वहाँ पर सैकड़ों के हिसाब से जो चैम्बर्स हैं गिरा देते हैं, वहाँ पर क्लाइंट्स के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारी सिचुएशंस हैं। आप जब चैम्बर्स गिरा देते हैं तो उसका एक रिएक्शन सामने आता है। वो रिएक्शन गलत है, मैं उस रिएक्शन को ये नहीं कहता कि वो रिएक्शन दुरुस्त है। यानी कि ब ये दोनों तरफ से मामला जो है वो गलत तरीके से हैंडल हुआ, कि चैम्बर्स को गिराने के लिए ना नोटिसेस दिए गए, और दूसरी तरफ ये है कि वकला ने बाद में जो एहतजाज का तरीकाकार अपनाया वो भी गलत था। एग्ज़ैक्टली दिस इज़ सो। यानी कि इसके अंदर सीडीए, रियासत का वो इदारा, और बार दोनों तरफ से गलत तरीके से मामलात को हैंडल किया गया। कानून के अंदर हम लोग एक टर्म इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं पारी डेलिक्टो, which means where both the parties are at fault. तो दिस वाज एग्जैक्टली द सेम सिचुएशन। सीडीए ने भी गलत स्टैंड लिया, जुडिशरी ने भी सिर्फ अपनी उस सिचुएशन को प्रोटेक्ट करने के लिए वो फैसले दिए जो मेरी नज़र में नहीं देने चाहिए थे। अच्छा अदनान और साहब, अब यहाँ पे ये कंक्लूजन है कि ये सारे मामलात जो है, इसके सलूशन के लिए क्या इस निज़ाम की तब्दीली ज़रूरी है? बुनियादी तौर पर यही है जी, जब तक निज़ाम तब्दील नहीं होगा तब तक नहीं होगा। और निज़ाम की तब्दीली में मैं एक चीज़ समझता हूँ, मैं जो नुक्ता पहले आपके साथ अर्ज़ कर रहा था, अगर आप इजाज़त दें तो मैं 1 मिनट में उसको एलेबोरेट कर दूँ। जी जी। देखिए, हो ये रहा है कि निज़ाम के अंदर जब आप बहुत सारी ऐसी फ़ोर्सेस को पेनिट्रेट कर देते हैं जो निज़ाम से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं हैं। मसलन जी मैं अगर जुडिशरी के इंस्टीट्यूशन की बात करूं तो जैसे आपने फरमाया और बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि देयर आर 2 पार्ट्स, 2 बुनियादी उनके पार्ट्स हैं, एक बार है और एक बेंच है। पिछले कोई 2 दहाइयों से इस बार और बेंच का जो डिमाइस का प्रोसेस, डेप्रिसिएशन का जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ, उसके अंदर हुआ ये कि बार के अंदर प्रोफेशनल वकला के अलावा बहुत सारे ऐसे
मैं उस चीज़ को सादा अगर एक ही लफ्ज़ में बयान करूँ तो नॉन प्रोफ़ेशनल फ़ोर्सेस इस तरह से दाखिल हो गईं, जिनके पास ब्रीफ़ नहीं है। उनके ठीक पास है। अदालत में जी, अपीयर जी। होने का सलीका जी। भी नहीं है और वो अदालत में जब अपीयर होते हैं तो हमेशा वही रिज़ल्ट आता है जो हम लोग अमूमन मीडिया के ऊपर देख रहे अच्छा होते हैं। अदनान साहब, यहाँ आपने ज़िक्र किया नॉन प्रोफेशनल्स का। तो पंजाब बार कौंसल्स के इलेक्शन के दौरान इस लाहौर हाई कोर्ट ने एक एक्शन लिया और उन्होंने पंजाब बार कौंसिल का इलेक्शन कंटेस्ट करने वाले तमाम कैंडिडेट्स की डिग्रीज़ की वेरिफिकेशन ली। और उसके अंदर जो चीज़ें सामने आई वो बड़ी ही खौफनाक थी, हौलनाक थी कि पंजाब बार कौंसिल का वाइस चेयरमैन रहता है बंदा, लाहौर बार का नायब सदर रहता है। मतलब ये दोनों बड़े फोरम हैं। लाहौर बार एशिया की सबसे बड़ी बार समझी जाती है। तो जब उनकी डिग्रीज़ की वेरिफ़िकेशन आई तो उनकी डिग्रीज़ जाली निकली। यानी कि वो सब्जेक्ट्स के अंदर फ़ेल थे, उन्होंने जाली डिग्रीज़ के ऊपर बार से लाइसेंसेस हासिल किए और प्रैक्टिस करते रहे और मतलब वो इन ओहदों तक भी पहुँचे। तो क्या ये नस और इसके अलावा भी बहुत सारे मामलात के अंदर कई मर्तबा कुछ शिकायत सामने आई हैं। तो क्या ये ज़रूरी नहीं हो गया कि जितने भी वकील हैं उन तमाम की डिग्रीज़ को वेरीफ़ाई किया जाए? और वेरीफ़ाई करने के बाद जो जाली डिग्री होल्डर्स हैं, उनको ना सिर्फ़ बार से निकाला जाए बल्कि उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी की जाए। इमरान देखिए आपने जो बात की है ना, मैं उससे बिल्कुल कुछ आगे की बात कर रहा हूँ। वो दुरुस्त है आपकी बात कि जो जाली डिग्री होल्डर्स हैं उनको तो मैं वकला की लिस्ट से निकाल रहा हूँ और यही अदनान बात साहब मैंने ऐसे आपसे ही लोग हैं ना जो देखिए ना, आप अगर नोट करें थ्रू आउट इस सारे पीरियड को 2007-8 से लेकर अब तक, तो इसके अंदर जो ऐसे मामलात के अंदर इन्वॉल्वमेंट है वो कुछ ज़्यादातर ऐसे ही लोगों की आप है। दुरुस्त कह रहे हैं, आप दुरुस्त पॉइंट आउट कर रहे हैं। ये मैं विदाउट नेमिंग एनी पर्सन मैं ये बात कॉन्फेस करता हूँ रादर कि इस तरह की सिचुएशन हमारे वहाँ पर देखने को आई है, लेकिन मैं उससे कुछ आगे की बात कर रहा हूँ। देखें, एक तो स्लैब ये है कि जिनकी डिग्रीज़ बिल्कुल जाली हैं और वो काला कोट पहन के जब सामने आते हैं, उनके एक्शंस और रिएक्शन से अल्टीमेटली जो एक इंप्रेशन जाता है वो ये है कि जी वकील ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल। एक ये। मैं इससे आगे की एक और स्लैब लगा रहा हूँ। वो स्लैब प्रोफ़ेशनल एंड नॉन प्रोफ़ेशनल है। बहुत से लोग वो जो जिनकी डिग्रीज़ ओरिजिनल हैं, बट वो ब्रीफलेस हैं। उनके पास अदालतों का एक्सपीरियंस नहीं है, ना उनको बार काउंसिल ट्रेनिंग के किसी प्रोसेस से गुज़ार रही है। मैं उन वकला की निशानदेही कर रहा हूँ। देखें, पंजाब बार काउंसिल का एक रोल है, इट इज़ द पेरेंट इंस्टीट्यूशन फॉर द लॉयर्स जिसने लाइसेंस ग्रांट करना है और उसके बाद उनकी ट्रेनिंग को भी साथ लेके चलना है। वकील को बतौर वकील बनाना जो है वो पंजाब बार काउंसिल का एक काम है। लेकिन ओवर द ईयर्स मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि पंजाब बार काउंसिल की तरफ से ट्रेनिंग नाम की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो वकला को दी जा रही है। हम लाइसेंस ग्रांट करते हैं और वो भी जिन कंडीशंस पे ग्रांट करते हैं वो एक ओपन सीक्रेट है। जब वो लाइसेंस ग्रांट हो जाता है तो हम लोग वकला को बिल्कुल छोड़ देते हैं कि भी आप जाएं और जाके प्रोफेशन में सर्व करें। अब वो शख्स जब प्रोफेशन में जी, आता जी। है, अब उसके जी, पास कोई ऐसी एथिकल या नॉन एथिकल नॉर्म्स की ट्रेनिंग नहीं है ठीक। कि आपने क्या करना है। लेट मी कंप्लीट वन थिंग। जी, जी। अब ऐसे वकला जब मुआशरे के अंदर फ्लोट करते हैं और वो सिर्फ ब्रीफलेस सिचुएशन में आते हैं रोज़ाना अदालत में और रोज़ाना अदालत से वापस चले जाते हैं, उनके पास किसी सीनियर का एक्सपीरियंस शेयरिंग नहीं है, उनके पास बाकी नॉर्म्स की एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेनिंग नहीं है, तो उनका जो भी एक्शन या नॉन एक्शन होता है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरऑल एक इंस्टीट्यूशन को बियर करनी पड़ती है। जी, अब मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ कि हम लोगों को बुनियादी तौर पर उस सेक्टर पे तवज्जो देने की ज़रूरत है जी। ठीक। और उस पे तवज्जो देने के लिए जब तक प्रोफेशनल वकला जो जी, खुद ब्रीफ के साथ काम करते हैं, जिन्होंने डेली बेसिस पे हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट्स में और सबॉर्डिनेट जुडिशरी के सामने अपीयर होना है, मैं आपको इसको पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि कोई एक भी ऐसा वकील जो रेगुलर बेसिस पे अदालतों में अपीयर होने वाला है, आप उसको इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं देखेंगे। वकला की तरफ से ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं होती। जी। हाँ, वो फोर्सेस जो काला कोट पहन के उसके साथ आती हैं, उनकी तरफ से बहुत सारी जी, एक्टिविटीज़ ठीक। लेबल वकला को बर्दाश्त करना पड़ता है। जी, ठीक हो गया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। कंक्लूजन ये है कि एक तो हमारा जो निज़ाम अदल है इसको तब्दील करने की ज़रूरत है और दूसरा जो अदनान साहब ने फरमाया कि जो बेसिक चीज़ है
पंजाब बार कौंसल का जो बेसिक काम है वो पंजाब बार कौंसल नहीं कर पा रही। वकला की ट्रेनिंग नहीं आने वाले वकला को लाइसेंसेस जारी करने के साथ साथ उनकी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए प्रोफेशनलिज्म के हवाले से, और वो केसेस को प्रोफेशनल वे में आके कंटेस्ट करें, उनकी ट्रेनिंग्स को प्रॉपर तरीके से अरेंज करना। इसके लिए ट्रेनिंग वर्कशॉप्स अरेंज की जा सकती हैं, सीनियर कौंसल्स हैं, जजेस हैं, उनके ज़रिए वर्कशॉप्स हैं की जा सकती हैं। हम अपने अगले प्रोग्राम्स में जुडिशल सिस्टम के हवाले से मज़ीद कुछ मामलात पर बात करेंगे। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया दान साहब आपका कि आज के थैंक यू। प्रोग्राम में आपने शिरकत की।